नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ युद्ध सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं जीतते, वो पूरी की पूरी नियति को बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही टकराव की कहानी में उतरेंगे। 1814 से 1816 तक चला आंग्ल गोरखा युद्ध। ये वो संघर्ष था जिसने न सिर्फ एक बढ़ते हुए साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, बल्कि उसी राख से दुनिया की सबसे सम्मानित और जांबाज सैन्य परंपराओं में से एक को जन्म दिया। तो सवाल यही है, कैसे कैसे एक इतना क्रूर और खूनी संघर्ष दो जानी दुश्मनों के बीच एक ऐसे रिश्ते की वजह बना जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। चलिए इस कहानी के अंत तक पहुंचते हैं। इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में दो बड़ी ताकतें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं। एक तरफ था पहाड़ों का एक नया उभरता हुआ साम्राज्य, और दूसरी तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर व्यापारिक कंपनी। और ये तो साफ था कि इनका टकराना तय था। तो देखिए, एक तरफ था नेपाल का गोरखा साम्राज्य, जो शाह वंश के राज में पूरे हिमालय पर अपना परचम लहराना चाहता था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाने के सपने देख रही थी। अब जब दो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आमने सामने आती हैं, तो फिर युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। ये टकराव शुरू हुआ जमीन के छोटे छोटे झगड़ों से, जैसे कि तराई के उपजाई मैदान किसके होंगे, सीमा पर चौकियों का क्या होगा, और गढ़वाल कुमाऊं जैसे अहम पहाड़ी इलाकों पर किसका हक होगा। मतलब हर जगह छोटी मोटी चिंगारियां सुलग रही थीं। लेकिन जब गोरखाओं ने अंग्रेजों के तिब्बत जाने वाले व्यापारिक रास्ते रोकने शुरू किए, तो ये चिंगारी एक भयानक आग में बदल गई। और फिर साल 1814 में अंग्रेजों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर एक साथ चारों तरफ से हमला करने का फैसला कर लिया। ये एक बहुत बड़ा और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया आक्रमण था। युद्ध का बिगुल बज चुका था। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। अंग्रेजों ने एक बहुत सोची समझी रणनीति बनाई थी। उन्होंने नेपाल पर 4 अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला बोल दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, गोरखा साम्राज्य को हर तरफ से घेर लो ताकि उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। ये उनके अभियान की विशालता को दिखाता है। ये लड़ाई सिर्फ सेनाओं की नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े सेनापतियों के दिमाग की भी थी। नेपाल की तरफ थे अमर सिंह थापा जैसे मंझे हुए योद्धा, तो वहीं ब्रिटिश सेना की कमान 4 अलग अलग जनरलों के हाथ में थी। और इन्हीं में से एक जनरल ऑक्टेलोनी अपनी चालाक रणनीति से इस पूरे युद्ध का रुख बदलने वाले थे। तो अब बात करते हैं असल लड़ाइयों की। ये सिर्फ 2 सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि 2 अलग अलग युद्ध शैलियों का मुकाबला था। एक तरफ थी गोरखाओं की वो अदम्य वीरता जिसके चर्चे हर तरफ थे, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की सोची समझी ठंडे दिमाग वाली सैन्य रणनीति। देखिए, हर बड़े युद्ध की एक कहानी होती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इस युद्ध में वो कहानी थी नालापानी के किले की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और उन्हें हमेशा के लिए गोरखाओं की बहादुरी का कायल बना दिया। हुआ ये कि ब्रिटिश सेना ने अपनी पूरी ताकत से उस छोटे से किले पर हमला कर दिया, लेकिन अंदर कमांडर बलभद्र कुंवर के साथ मुट्ठीभर गोरखा सैनिक थे, और उन्होंने ऐसा डटकर मुकाबला किया कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और सोचिए, अंत में गोरखा सैनिक सिर्फ और सिर्फ तभी पीछे हटे जब अंग्रेजों ने किले में पानी जाने का रास्ता ही काट दिया। ये थी उनकी जिद। नालापानी ने एक बात तो साफ कर दी थी कि गोरखाओं को बहादुरी में हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन युद्ध सिर्फ हिम्मत से नहीं, रणनीति से भी जीते जाते हैं। और यहीं पर जनरल ऑक्टेलोनी का दिमाग काम आया। उन्होंने पहाड़ों में गोरखाओं को उन्हीं के तरीके से मात देने की एक योजना बनाई, और धीरे धीरे युद्ध का पासा अंग्रेजों के हक में पलटने लगा। अब अंग्रेजों की लगातार जीत और उनके बेहतर संसाधनों के सामने नेपाल के लिए यह युद्ध लंबा खींचना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक के बाद एक किले उनके हाथ से फिसल रहे थे, और आखिरकार वो मोड़ आ ही गया जब उन्हें हार मानकर बातचीत की मेज पर आना पड़ा। साल था 1816। 2 साल की जबरदस्त लड़ाई के बाद हिमालय की उन शांत पहाड़ियों में आखिरकार गोलियों की आवाज थम गई। लेकिन ये शांति नेपाल को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। इस युद्ध का अंत हुआ सुगौली की संधि के साथ। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था,
ये एक ऐसा शांति समझौता था जिसने न केवल युद्ध को खत्म किया बल्कि उस पूरे क्षेत्र का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूं तो ये संधि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उन्हें अपनी सबसे कीमती इलाके गढ़वाल, कुमाऊं और तराई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा। न सिर्फ नेपाल का नक्शा छोटा हो गया, बल्कि काठमांडू में एक ब्रिटिश अफसर की तैनाती ने उनकी आज़ादी पर भी एक तरह का पैरा लगा दिया। तो ठीक है, युद्ध खत्म हुआ, नई सीमाएं बन गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इस युद्ध का सबसे हैरान करने वाला नतीजा तो अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसी विरासत जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अंग्रेज जो उस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, वो अपने इन पहाड़ी दुश्मनों की दिलेरी और बहादुरी देखकर दंग रह गए। उन्होंने लड़ने का ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत पहले कभी नहीं देखी थी। वो अपने हारे हुए दुश्मन में भी एक योद्धा का सम्मान देख रहे थे। और इसी सम्मान की वजह से एक ऐसा काम हुआ जो इतिहास में शायद ही कभी होता है। अंग्रेजों ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपनी ही सेना में भर्ती करने का फैसला कर लिया, और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे बहादुर मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट्स का। तो चलिए वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर कि कैसे एक क्रूर युद्ध ने दुनिया की सबसे बेहतरीन सैन्य टुकड़ी को जन्म दिया। जवाब है सम्मान। वो सम्मान जो युद्ध के मैदान में पैदा हुआ था। इस युद्ध ने बेशक नेपाल की सीमाएं तय कर दी, लेकिन इसने गोरखाओं की बहादुरी को सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैला दिया। और ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी कायम है।